नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं ऑफिस। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको रूबरू कराते हैं हर उस खबर से जिसका ताल्लुक देश चलाने वाले हुक्मरानों से है, उन फाइलों से है जो आपकी और हमारी जिंदगी बदल सकती हैं, उन ऑफिसों से है जहां के चक्कर लगाना आम आदमी की मजबूरी है। हम आपको बताते हैं कि किस ऑफिस में क्या चल रहा है। इस कार्यक्रम में हम आपको ये भी बताते हैं कि कौन सी फाइल कहां बढ़ी, कौन से बड़े फैसले हुए, किसे मिला प्रमोशन और किसका हुआ डिमोशन, तबादले के खेल में कौन कहां पहुंचा, किस अधिकारी के काम की हो रही है प्रशंसा और किसकी हो रही है जांच, किसके तार किससे जुड़े, कौन है दमदार तो किसको किया गया खबरदार। यानी आप इस कार्यक्रम में देखते हैं ऑफिसों के अंदर की खबर और इन खबरों के साथ ही हर हफ्ते हम हटाते हैं एक राज से पर्दा। तो अधिकारियों की उपलब्धियों से होइए रूबरू और उनकी कारगुजारियों से भी रहिए वाकिफ। यानी इस आधे घंटे में हम हर अधिकारी की खबर दिखाएंगे भी और उनकी खबर लेंगे भी। तो शुरू करते हैं आज का ऑफिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि सरकार में नंबर 1 से लेकर 10 तक की पोजीशन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के नाम है और बिना उनकी इजाजत के यहां एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। महाराष्ट्र कैडर के तेज तर्रार अधिकारी आईएएस चहल को गृह मंत्रालय से हटाकर महिला बाल विकास मंत्रालय से अटैच करने को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह के विरोध के बावजूद चहल को नए विभाग में भेजा गया है। पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के ओएसडी रहे आईएएस अधिकारी आईएस चहल को गृह मंत्रालय से महिला बाल विकास मंत्रालय में शिफ्ट कर दिया गया है। चहल गृह मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, पर अब वो महिला बाल विकास मंत्रालय देखेंगे और गृह मंत्रालय में उनकी जगह ली है 1995 बैच के पंजाब कैडर के दिलीप कुमार ने। 1989 बैच के महाराष्ट्र कैडर के चहल को उन अधिकारियों में गिना जाता है जिनके पास अनुभव भी है और काम करने की क्षमता भी। यही वजह है कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह चहल को हटाने के पक्ष में नहीं थे। सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले राजनाथ सिंह की मर्जी के बगैर चहल को गृह मंत्रालय से हटाकर दिलीप कुमार को लाया गया है, जो एक बार फिर से ये साबित करता है कि ये सरकार नरेंद्र मोदी की है, जहां नंबर 1 भी वही है और बाकी के नंबर्स भी उन्हीं के हैं। स्पेशल डेस्क एपीएन। यूपी कैडर की मशहूर आईपीएस जोड़ी तिलोत्मा वर्मा और आशीष गुप्ता का ट्रांसफर अब दिल्ली हो गया है। कभी ये दोनों समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी हुआ करते थे, लेकिन समय बदला और समीकरण भी बदल गए। जिनके स्वागत की तैयारियों में लगे रहते थे उन्हीं के खिलाफ जांच का जिम्मा मिल गया। जांच हुई और जांचकर्ताओं पर ही आंच आ गई। यूपी कैडर की आईपीएस जोड़ी तिलोत्मा वर्मा और आशीष गुप्ता दिल्ली आ गए हैं। ये जोड़ी कभी मुलायम सिंह की बेहद खास हुआ करती थी। जब भी मुलायम सिंचाई विभाग के कालिंदी कुंज गेस्ट हाउस आते, ये आईपीएस अधिकारी उनके स्वागत में वहाँ टिके रहते। वक्त ने करवट ली और मुलायम सिंह के आय से अधिक संपत्ति केस की जांच तिलोत्मा वर्मा को दी गई। तिलोत्मा ने मुलायम सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का जबरदस्त केस बनाया। समय की सुइयां फिर घूमी। मुलायम सिंह यादव के केस में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। सूबे में समाजवादी पार्टी की दोबारा सरकार बनी, वो भी बहुमत के साथ। तिलोत्मा और आशीष को सूबे में आना पड़ा और फिर वही हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद थी। स्पेशल डेस्क एपीएन। जिस विजिटर डायरी ने सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा के लिए मुश्किलें पैदा की, आखिर वो डायरी आई कहां से? वो डायरी अब रंजीत सिन्हा के लिए डर का सबब बन गई है। इसके पीछे की पूरी कहानी दरअसल है क्या? लोगों के मन में इस विजिटर डायरी को लेकर कई तरह के सवाल हैं। दिखाते हैं आपको इस विजिटर डायरी की पूरी कहानी। सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा के जी का जंजाल बना विजिटर डायरी, जिसने रंजीत सिन्हा के रातों की नींद उड़ा दी। कोर्ट से भी सिन्हा को सुननी पड़ी फटकार।
इस विजिटर डायरी की पूरी कहानी क्या है, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल ये पूरा माजरा शुरू हुआ रंजीत सिन्हा और आरपीएफ वाली मैडम की दोस्ती से। कहते हैं हर पुरुष की तरक्की के पीछे महिला का हाथ होता है। वो हाथ चाहे तो आगे बढ़ाता है और बात ना बने तो पीछे भी खिसका देता है। कुछ ऐसा ही हुआ इस मामले में भी। आरपीएफ वाली मैडम की रंजीत सिन्हा के घर में एंट्री हुई। मिसेज रंजीत सिन्हा ने गेट पर एक प्राइवेट डायरी रखवा दी, जिसमें सभी आने जाने वालों का लेखा जोखा दर्ज होने लगा। और फिर बाद में इसी डायरी ने रंजीत सिन्हा की सारी पोल खोल कर रख दी और इस तरह से ये डायरी बन गई रंजीत बाबू के जी का जंजाल। गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा और नरेंद्र मोदी के बीच टकराव की कहानी से हर कोई वाकिफ है। प्रदीप शर्मा ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगाए थे। यहां तक कि विपक्ष ने भी प्रदीप शर्मा के आरोपों पर जमकर सियासत की थी। अब वही प्रदीप शर्मा भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो की गिरफ्त में है। एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए 29 लाख रुपए घूस लेने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। गुजरात कैडर के आईएएस अफसर प्रदीप शर्मा को भ्रष्टाचार के एक मामले में सूबे के भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रदीप शर्मा पहले से ही सस्पेंड चल रहे थे। जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब गुजरात सरकार के साथ प्रदीप शर्मा का टकराव होता रहता था। भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो ने भ्रष्टाचार की रोकथाम कानून के तहत प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार किया है। शिकायत के मुताबिक शर्मा ने वेल्सपन नाम की निजी कंपनी से 29 लाख रुपए लिए थे। मामला एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए कथित तौर पर घूस लेने का है। तब प्रदीप शर्मा कच्छ के डीएम हुआ करते थे। प्रदीप शर्मा ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे, जिससे मोदी के चुनावी कैंपेन को भी बड़ा झटका लगा था। प्रदीप शर्मा के आरोपों को विरोधियों ने भी लपक लिया था और मोदी पर गंभीर आरोप लगाए थे। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रदीप शर्मा को फटकार लगाई थी। अब मोदी गुजरात से दिल्ली पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन चुके हैं और प्रदीप शर्मा फिलहाल गुजरात एंटी करप्शन ब्यूरो की गिरफ्त में है। स्पेशल डेस्क एपीएन। वित्त और रक्षा मंत्रालय में इन दिनों फाइलों का अंबार लगा हुआ है। दरअसल जब से अरुण जेटली की तबीयत बिगड़ी है, दोनों ही मंत्रालयों में काम ठप हो गया है। फिलहाल बड़ा सवाल ये है कि कब जेटली ठीक होकर ऑफिस आएंगे और कब इन फाइलों पर नजर दौड़ाएंगे। वित्त और रक्षा मंत्री अरुण जेटली की तबीयत नासाज है, इतना कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। मधुमेह की बीमारी ने मंत्री जी को बेहाल कर रखा है। शुगर से निपटने के लिए ऑपरेशन का सहारा लेना पड़ा, जिसके बाद डॉक्टरों ने वित्त मंत्री को आराम करने की सलाह दी है। फिलहाल जेटली की तबीयत में सुधार नजर आ रहा है, लेकिन जेटली के पास देश के दो सबसे महत्वपूर्ण रक्षा और वित्त मंत्रालय हैं, जिनका कामकाज जेटली की बीमारी की वजह से ठप पड़ गया है। दोनों ही विभागों में फाइलों का अंबार लगा हुआ है। फाइलें मंत्री जी के चंगे होने का इंतजार कर रही हैं कि कब जेटली स्वस्थ होंगे और कब वो फाइलों पर काम करेंगे। बीमारी बहुत ही आम बात है, कोई भी बीमार हो सकता है, लेकिन इतने महत्वपूर्ण विभागों में कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने से काम रुके हुए हैं, जिसका खामियाजा सीधे जनता के सिर आएगा। स्पेशल डेस्क एपीएन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती पर अफसरों से लेकर मंत्रियों के हाथों में झाड़ू थमा दी। इस झाड़ू को देखकर कोई खुश हो रहा था तो कोई मन ही मन मोदी के इस खेल को समझने की कोशिश में था, लेकिन मोदी ने ऐसा दांव खेला कि सब देखते ही रह गए। अपने सफाई अभियान से मोदी ने अपने मंत्रियों और अपने पार्टी के कई नेताओं को सबक सिखा दिया है। सफाई अभियान से ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक तीर से कई निशाने लगा दिए हैं। किसी और की नजर पड़ी हो या नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी के राजनीतिक गुरु रहे
आडवाणी जी पूरे खेल को समझ गए और अब अपने बाकी साथियों को समझा रहे हैं। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी मंत्री बनने का सपना पाले हुए हैं, लेकिन उनके इस सपने पर कुंडली मारकर बैठ गए हैं कांग्रेस के शशि थरूर। दरअसल जिस शशि थरूर को घेरकर सुब्रमण्यम स्वामी अपना कुर्ता चमका रहे हैं, उसी थरूर को प्रधानमंत्री ने सफाई अभियान में अपना साथी चुना है। प्रधानमंत्री मोदी के इस माजरे से कांग्रेस आश्चर्यचकित है, लेकिन स्वामी अपना माथा पीट रहे हैं। इस खेल का दूसरा शिकार बने हैं देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह झाड़ू वाले दिन गोमती साफ कराने लगे। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के मंदिर मार्ग थाना पहुंच गए और वहां की गंदगी साफ करके राजनाथ सिंह को परोक्ष रूप से अपना काम ठीक करने की नसीहत दे दी। बेचारे राजनाथ जी जो अब तक ज्योतिषियों के भरोसे रहे हैं, अब की उनका पाला एक तांत्रिक से पड़ा है। इसलिए कहेंगे कि मंत्री जी जरा बच के रहना, वरना झाड़ू मंत्रालय पर भी लग सकती है। स्पेशल डेस्क APN। पीएम मोदी के क्लीन इंडिया अभियान ने अफसरों को झाड़ू पकड़ने पर मजबूर कर दिया। अब तक जो अफसर 2 अक्टूबर को मजे से छुट्टी काटते थे, वो दिन भर झाड़ू के साथ टहलते नजर आए। उनकी छुट्टी पर पीएम के फरमान ने पानी फेर दिया। हुक्म देने वाले अफसरों के हाथों में झाड़ू, जो गाड़ी से उतरते वक्त खुद से दरवाजा भी नहीं खोलते, वो अफसर अपने हाथों में झाड़ू लेकर गंदगी साफ कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने गांधी जयंती की सरकारी छुट्टी कैंसिल करके अफसरों को सफाई करने का फरमान सुनाया। प्रधानमंत्री के ऑर्डर की तामील तो होनी ही थी। बेचारे अफसर छुट्टी वाले दिन काम पर आए, हाथों में झाड़ू लेकर। देश भर में अधिकारियों ने झाड़ू चलाई, गंदगी साफ की। भले ही इसके लिए इन्हें पूरा इनाम भी मिला हो, लेकिन बेचारे अपना मन महसूस कर ही रह गए। कहां छुट्टी का अरमान पाले फैमिली वेकेशन की तैयारी कर रहे थे, फटाफट टिकट बुक करवा चुके थे। प्रधानमंत्री के ऑर्डर ने सब कैंसिल कर दिया। एक दिन के लिए ही सही, लेकिन अफसर सफाई कर्मचारी बने। लेकिन दिन बीता और बात भी बीत ही गई, क्योंकि 2 अक्टूबर के बाद से अब तक सफाई को लेकर कोई नई पहल नहीं दिखाई दे रही है। स्पेशल डेस्क APN। नरेंद्र मोदी के शासन में नौकरशाही और मंत्रियों में टकराव की खबरें अब बाहर आने लगी हैं। ताजा मामला उत्तर पूर्वी राज्य मामलों के मंत्री रिटायर्ड जनरल VK सिंह और उनके विभाग के पूर्व सचिव राजीव टकरू का है। रिटायर्ड जनरल VK सिंह का विवादों से शायद पुराना नाता है। जब सेना में थे तो उम्र के विवाद में फंसे, फिर मौजूदा सेनाध्यक्ष जनरल DS सुहाग को GOC in C बनाने पर विवाद हो गया। मंत्री बने तो जनरल सुहाग को सेनाध्यक्ष बनाए जाने पर बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया। अब नया मामला अपने ही विभाग के पूर्व सचिव राजीव टकरू से विवाद का है। ऐसी खबरें हैं कि सिंह और टकरू के बीच विवाद निजी सचिव की नियुक्ति और मंत्री और जूनियर मातहतों के बीच सीधे ही फाइल के आदान प्रदान को लेकर शुरू हुआ। फाइलों के इस आदान प्रदान में विभाग के सचिव यानी टकरू को हाशिए पर डाल दिया गया। खबरों के मुताबिक टकरू ने निजी सचिव के तौर पर अनौपचारिक व्यवस्था किए जाने पर लिखित में आपत्ति दर्ज की और मंत्री की ओर से जवाब न मिलने पर दोबारा मुद्दा उठाया। टकरू ने इस बारे में DOPT के निर्देशों का भी हवाला दिया। यही नहीं, टकरू ने ये भी लिखा कि ये मुद्दा छोटा नहीं है। फिलहाल राजीव टकरू का तबादला राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में हो गया है और उन्होंने उत्तर पूर्वी राज्य मामलों का विभाग छोड़ दिया है। नौकरशाही और मंत्रियों में मतभेद कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगर ऐसे मामले बढ़ते रहे तो कहीं न कहीं इसका असर संबंधित महकमे की कार्यकुशलता पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट APN। 7वें वेतन आयोग के पास अर्धसैनिक बलों को सेना के जवान के बराबर दर्जा देने की मांग पहुंचने शुरू हो गई है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF ने 7वें वेतन आयोग को दिए अपने ज्ञापन में CRPF की महिलाओं के लिए तमाम सुविधाएं और उनकी सीधे राज्य पुलिस में भर्ती की मांग की है। प्राकृतिक आपदा, चुनाव और दंगों के दौरान CRPF की ये महिलाएं जनता की सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देती हैं।
अब सीआरपीएफ ने इन महिला पुलिस के लिए बेहतर वेतन और सुविधाओं की मांग की है। ड्यूटी के साथ परिवार की कई जिम्मेदारियां निभाने वाली इन महिला पुलिस कर्मियों के लिए 7वें वेतन आयोग को भेजी गई। अपनी मांगों में सीआरपीएफ ने कहा है कि 10 साल की नौकरी के बाद इन्हें सीधे राज्य पुलिस सेवा में शामिल कर लिया जाना चाहिए। जब पुलिस बलों में महिलाओं की संख्या बढ़ाए जाने पर जोर दिया जा रहा है, इसकी वजह ये बताई जा रही है कि सीआरपीएफ में काफी आवाजाही होती है और ऐसे में महिला पुलिस कर्मियों को अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी करने में दिक्कत होती है। इसके अलावा सीआरपीएफ ने अपने जवानों के लिए बेहतर वेतन और भत्ते के साथ साथ सेना के जवान के बराबर का दर्जा दिए जाने की भी मांग रखी है। सीआरपीएफ के बड़े अधिकारियों के मुताबिक जवानों के स्तर पर नौकरी छोड़ने की बड़ी वजह वेतन और भत्तों को लेकर असंतोष है। यही नहीं, मुठभेड़ में मारे जाने वाले सीआरपीएफ के जवानों को शहीद का दर्जा न मिलने पर भी असंतोष है। अब गेंद 7वें वेतन आयोग के पाले में है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। दिल्ली मेट्रो में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक सीआईएसएफ ने ऑपरेशन काली की शुरुआत की है। इसमें महिलाओं को सिखाया जाता है कि वो कैसे पेन या हेयर पिन जैसी छोटी छोटी चीजों की मदद से भी खुद को अपराधियों से सुरक्षित रख सकती हैं। मैं इस टाइम खड़ी हूँ मिरांडा हाउस में, जहाँ पे ऑपरेशन काली शुरू हुआ था और यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ उन स्टूडेंट्स से जिन्होंने इस ऑपरेशन काली में पार्टिसिपेट किया था और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने इस पार्टिसिपेशन में क्या क्या सीखा। आप बताइए, इसमें क्या क्या सीखा आपने? इसमें लीनिंग फॉरवर्ड जैबिंग सिखाई गई है, जिसमें कि हम खड़े होकर किसी को मार सकते हैं। जैसे कोई हाइट में हमसे ऊंचा है तो उसे लीनिंग फॉरवर्ड जैबिंग से मार सकते हैं, उसे पेन के द्वारा मारा जा सकता है। आप बताइए, आपको इस ऑपरेशन में क्या क्या सीखने को मिला? जैसे अगर हमें कोई 4 व्यक्ति घेर लेता है, 4 पर्सन घेर लेते हैं हमें चारों तरफ से आके, तो हमें कैसे उन्हें हैंडल करना है। और कोई हमसे हाइट में बड़ा है या फिर हमें आगे भी मारना और किसी को पीछे भी मारना, तो हम हमें कैसे हैंडल कर सकते हैं और कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। आप बताइए, ऑपरेशन काली के अलावा और कोई पहले भी आपने कुछ ऐसा सीखा है? नहीं, ऐसा कुछ सीखा नहीं, लेकिन इससे सीखने के बाद हमें बहुत कुछ सीखने। जैसे हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं या मेट्रो में, तो हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अगर कोई हमें अब्यूज़ कर रहा है फिजिकल या फिर कुछ भी, तो फिर हम कैसे कर सकते हैं हैंडल। जैसे कि पीछे से किसी ने हाथ रखा तो हम उसका हाथ लॉक कर देंगे हैंड और फिर उसे टर्न करके नीचे गिरा देंगे। तो हमने ओवरऑल बहुत हमें कुछ सीखने को मिला इससे। आपको लगता है कि ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा? आई थिंक येस, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है, हम लोगों ने बेसिक सिखाया अभी हम एडवांस के लिए अब हम लोगों ने बात की है तो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है सेल्फ कॉन्फिडेंस। हम लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आए कि अगर बाई चांस हमारे साथ कुछ भी होता है तो हम उसको फेस कर सकते हैं। पहले नहीं था, पहले हम लोग में भी डर जाते, ऑब्वियसली डर जाते, बट अब नहीं। अब शायद हम एक मिनट को डरेंगे लेकिन फिर रिएक्शन देंगे। आजकल भी ऑपरेशन काली चल रहा है। डिफरेंट लाइंस में जो लोग लेडीज़ बोगी में घुस जाते हैं या लेडीज़ को हरास करते हैं, उनको बड़े आक्रामक तरीके से काबू करके, ताकि उनको भविष्य के लिए भी सबक मिले, उनको उतारा जाता है और कार्रवाई की जाती है। देखिए, ऑपरेशन काली सक्सेसफुल तो रह रहा है, क्योंकि अभी हमारा जो ऑपरेशन काली के तहत हम लेडीज़ को जो सुरक्षा प्रदान करने की मुहिम चलाई थी, वो कहीं ना कहीं लेडीज़ तक पहुंच रही है। और हमारे पास जो फीडबैक आ रही है वो यही आ रही है कि दे आर फीलिंग मच सिक्योर्ड। अभी उन्हें सुरक्षित महसूस हो रहा है। दिल्ली में घर लेने का सपना हो तो हर कोई डीडीए की तरफ देखता है, क्योंकि सबसे कम कीमत पर फ्लैट डीडीए देता है। लेकिन इस बार डीडीए के फ्लैट्स लोगों को मिलने में मुश्किल आ सकती है। देखिए इस रिपोर्ट में। डीडीए जल्दी फ्लैट्स का आवंटन करने वाला है। लोगों को लॉटरी सिस्टम से घर मिलेंगे, लेकिन इसमें भी खेल होने का डर है, क्योंकि इस खेल का एक पुराना खिलाड़ी डीडीए के फ्लैट्स की लॉटरी सिस्टम देख रहा है। नोएडा से दिल्ली गए बलविंदर सिंह को इस बार की डीडीए की लॉटरी का जिम्मा दिया गया है। नोएडा के फ्लैट्स के लॉटरी सिस्टम में भी गड़बड़ी की ढेरों शिकायतें सामने आई थी। बलविंदर सिंह 3 बार सस्पेंड भी किए गए थे। अब वही बलविंदर सिंह डीडीए के फ्लैट्स का आवंटन देख रहे हैं।
लोगों को डर लग रहा है कि इस बार भी कहीं कोई खेल न हो जाए और दिल्ली में घर पाने का सपना कहीं सिर्फ सपना ही न रह जाए। स्पेशल डेस्क APN। कौन है वो अफसर जिनका रसूख फिल्मों दुनिया से लेकर टीवी जगत तक की शख्सियतें भी मानती हैं, लेकिन सीधे तौर पर इनका इन सब से कोई लेना देना नहीं। साहब का एक बेटा एक्टिंग की फील्ड में है तो दूसरा विदेश में डायरेक्शन का कोर्स कर रहा है, यानी साहब के दोनों हाथों में लड्डू और मुंह कढ़ाई में है। दिल्ली की कुर्सी का जवाब नहीं, तभी तो साहब ने अपनी बीवी को सूबे का आग यानी AAG अर्थात एडिशनल एडवोकेट जनरल बना दिया। 2 बेटे, एक फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करने के लिए अमेरिका में है, जबकि बड़ा बेटा किसी भी मुसीबत में पड़े फिल्म स्टारों की मदद करने का भरोसा दे फिल्मों में काम के झपट्टे मारता है। आजकल 2 फिल्मी डायरेक्टरों का उसकी बीन पर पद्मश्री अवार्ड लेने के लिए मन डोले तन डोले करते करते इनकी कमर टूटने की कगार पर है। कहते हैं कि इन साहब का नरसिम्हा राव की सरकार में इसी विभाग में तैनात रहे एक अधिकारी से बड़ा याराना है और उसे भी लाल बत्ती थमाने वाले यही है। अब नई खबर भी आ गई है कि जनाब के बड़े साहबजादे को बाअदब दूरदर्शन में लीड रोल में फीड किया है। वारों को सर अपने मंत्री को बाईपास करके फाइलें तो आप पहले से ही भेज रहे हैं, परिवार की किस्मत भी आपने जगा दी है, लेकिन इस ओहदे तक पहुंचने के लिए सारे आप जैसे नहीं होते। किसी ने सच ही कहा है, जिसने अपनों का भला न किया हो वो देश का भला क्या खाक करेगा। जय हिंद साहब। स्पेशल डेस्क APN। अगर आप हमें किसी ऑफिस के बारे में कोई सूचना देना चाहते हैं या किसी ऑफिसर की कोई खबर देना चाहते हैं, किसी के अच्छे काम की सराहना करना चाहते हैं, तो आप हमें feedback@apn.in पर लिख सकते हैं।